आज हम लोग एफटीए जो इंडिया इधर लगातार साइन कर रहा है उसके बारे में देखेंगे और उससे एसोसिएट चैलेंज। दोस्तों, अभी तक जो अभी आपने 1 जून से सुना होगा ओमान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो गया। तो एज ऑफ नाउ अगर बात किया जाए तो हमारा 15 एफटीए चल रहा है 27 कंट्री के साथ, और अलग से 9 एफटीए जो है 42 कंट्रीज के साथ पाइपलाइन में। मतलब आने वाले समय में हम लोग के पास लगभग 24 एफटीए 69 कंट्रीज के साथ हो जाएगा, जो कि भारत के एक्सपोर्ट का 75% कवर करेगा। तो सुनने में तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि चलो एफटीए साइन हो रहा है, अब हमारे एक्सपोर्ट के अच्छे दिन आएंगे, एक्सपोर्ट इंडिया खूब करेगा और भारत में खूब तरक्की होगी। लेकिन क्या ऐसा है? आज इस वीडियो से हम यही जानेंगे कि एफडीए जो इंडिया अभी तक एग्रीमेंट कर चुका है और आगे करने वाला है, अभी तक जो किया है उससे क्या इंडियन इकोनॉमी में चेंज आया है, तो इसी को देखते हैं। तो ये एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या भारत फेस कर रहा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एफटीए क्या है और एमएफएन क्या है। दोस्तों, एफटीए दो देशों के बीच एग्रीमेंट होता है कि सपोज एक दो देश ए है और एक देश बी है, तो ए और बी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, तुम्हारे सामानों पे हम इतना टैरिफ लगाएंगे और हमारे सामानों पे तुम टैरिफ। अभी भारत और यूएस के बीच जो चल रहा है, और इसमें सेट ऑफ बहुत सारे रूल होते हैं जिसको फॉलो करने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। और एमएफएन क्या है? एमएफएन एक्चुअली डब्ल्यूटीओ द्वारा सबसे पहले क्वाइन किया गया था। एमएफएन में क्या होता है कि सपोज कोई कंट्री एक्स है और ये कंट्री वाई है और ये कंट्री जेड है। तो अगर एक्स जो है वाई से कोई भी आइटम, सपोज करो कि एक कार आ रहा है, इसके कार के इंपोर्ट पे 5% अगर ड्यूटी लगाता है, तो डब्ल्यूटीओ के एमएफएन के अनुसार एक्स को जेड देश से भी आने वाले कार पे 5% का टैरिफ ही लगाना पड़ेगा। एक सेट ऑफ रूल था जिसको सबको फॉलो करना होता था। तो एमएफएन क्या होता है, समझ गए कि एक कंट्री अगर वाई के से आने वाले कार पे 5% लगाता है तो सिमिलर जेड से भी लगाएगा, कोई कंट्री के है उससे भी लगाएगा, तो सभी देशों के लिए वो इक्वल लगाएगा एक आइटम पे। इसी तरह अगर कोई सपोज कि मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन पे 2% लगाए, तो सब दुनिया के सारे देशों पे 2 से आने वाले उस मेडिसिन पे 2% ही लगाएगा। लेकिन जब एफटीए में ये नहीं होता है। एफटीए एक अलग अरेंजमेंट है। एफटीए अरेंजमेंट है कि यही अगर एक्स जो है, अगर सपोज कोई कंट्री ए है, ए के साथ एफटीए कर लेता है, तो जो कार वाई से आ रहा है जिसपे एक्स 5% कर लगा रहा है, अगर ए से एफटीए कर लेता है तो हो सकता है ये फ्री भी कर दे। तो एफटीए और एमएफएन में हम लोग अंतर जान गए। अब जो चैलेंज है एफटीए का, ये इसलिए बेसिक बताना जरूरी था कि अब जो एफटीए में भारत चैलेंज जो फेस कर रहा है उसको समझने में आसानी होगी। तो जनरली अभी जो भारत है 4 तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक एक करके उस चैलेंज को देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है हमारा कि ट्रेड डेफिसिट, राइजिंग ट्रेड। जिन जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट हुआ है, जिन जिन देशों के साथ हमारा एफटीए साइन हुआ है, हम देखते हैं एक नज़र में कि उसके साथ क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्या हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। तो एक एनालिसिस में जब कंपेयर किया गया तो 2007 से 9 के बीच अगर डाटा लिया गया और 2022 से 25 के बीच डाटा लिया गया, मतलब 2007 से 9 के बीच जितना एशियन देशों के साथ भारत का व्यापार था, ट्रेड डेफिसिट था, और 2022 और 25 के बीच जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें जो अंतर है वो 381% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। मतलब अगर 2007-9 में एशियन के साथ हमारा, एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सपोज कर दो 100 रुपया का था, $100 का था, 2022-25 में एफटीए साइन होने के बाद अगर कंपेयर किया गया तो ये 100 बढ़ 381% बढ़ गया। उसी तरह जापान के साथ सेम पीरियड में 318% बढ़ा है, साउथ कोरिया के साथ 268% बढ़ा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 142% ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। मतलब
एफटीए आने के बाद जिन देशों के साथ भारत ने पुराने एफटीए साइन किए थे उसमें देखा जाए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ही है। अब इसके रीजन जानेंगे क्या है। और एवरेज एनुअल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है इन कंट्री के साथ लगभग $65 बिलियन पर ईयर है। एनुअल ट्रेड डेफिसिट मतलब इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा एनुअल $65 बिलियन हो गया। वहीं पर जो न्यूअर एफटीए साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूए के साथ, मॉरिशस के साथ और ईएफटीए कंट्री के साथ, उसके साथ भी हमारा लगभग $50 बिलियन पर ईयर डेफिसिट है। एक ही पॉजिटिव साइन है कि साउथ एशिया के कंट्री के साथ हमारा लगभग 20 बिलियन पर ईयर का सरप्लस है। मतलब एफटीए साइन करने के बाद जिन देशों के साथ हमारा एफटीए साइन हुआ सो मैक्सिमम देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है कि हम, इसका मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि राइजिंग ट्रेड डेफिसिट के मेन रीजन क्या है। दोस्तों तो मेन रीजन है एमएफएन। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि एमएफएन में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, तो सिंगापुर जो है वो लगभग 100% आइटम को ड्यूटी फ्री कर रखा है। मतलब सिंगापुर में अगर कोई भी देश एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उसका ड्यूटी लगभग 0% है एमएफएन के अनुसार। जापान, मलेशिया में लगभग ग्रेटर देन 80% आइटम जो है वो ट्रेड फ्री है, ड्यूटी फ्री है एमएफएन के अनुसार। यूएस यूके में ऑलरेडी 50% है, लेकिन इंडिया में यही 6% से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर इंडिया जापान के साथ एक एफटीए साइन करता है, जो कि कर लिया था, तो चूंकि जापान में ऑलरेडी 80% से ज़्यादा आइटम जो जापान में आते हैं वो एमएफएन के अनुसार ड्यूटी फ्री है। अब इंडिया अगर जापान से कर भी लेता है एफटीए, तो इंडिया के एक्सपोर्टर को तो फायदा मिलेगा नहीं कंपटीटर से, क्योंकि इंडिया ने जापान से कर लिया और इंडिया के एक्सपोर्टर को 0% पे एक्सेस मिल रहा है। लेकिन दूसरे देश जो सपोज कीजिए कि मलेशिया ही जापान के साथ एफटीए नहीं करता, लेकिन फिर भी मलेशिया के एक्सपोर्टर को जापान में लगभग 80% सामानों पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में तो इंडिया के एक्सपोर्टर को फायदा मिला नहीं। लेकिन वही इंडिया में ओनली 6% से भी कम आइटम जो है ड्यूटी फ्री है। मतलब इंडिया में इंपोर्ट होने वाले लगभग 94% आइटम पे एवरेज ड्यूटी जो है 12%। अब जापान के साथ चूंकि इंडिया ने एफटीए साइन किया है, तो जापान के एक्सपोर्टर को इंडिया में 12% से भी कम मतलब 3% देना पड़ रहा है। तो जापान के एक्सपोर्टर को तो कंपटीटर पे एज मिल गया, लेकिन भारत के एक्सपोर्टर अगर जापान में करने जाएंगे तो उनको एज नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एमएफएन के अनुसार जापान का दूसरे देशों के साथ भी लगभग 80% ज़्यादा इंपोर्ट जो है ड्यूटी फ्री है। तो इसी कारण इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो उम्मीद के अनुसार बढ़ नहीं पाया और इम्पोर्ट जो है बढ़ गया। मतलब अब इंडिया के मार्केट का एक्सेस हो गया जिसने भी एफटीए साइन किया है, और उसको उसके कंपटीटर्स पे एज मिल गया, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्टर को नहीं मिला। तो एक मेन रीजन यही है कि राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। इसी से एसोसिएटेड अगला कारण जो है वो है कि हमारे एक्सपोर्टर जो है एफटीए के बेनिफिट को अवेल नहीं कर पाए। रीजन वही है कि अगर ऑलरेडी किसी माल, सपोज करो कि इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है इंडिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि ऑलरेडी 80% से भी ज़्यादा आइटम जो ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट होते हैं वो 80% से भी ज़्यादा आइटम लगभग ड्यूटी फ्री है एमएफएन के अनुसार। मतलब ये अगर चाइना भी कोई सामान अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करता है तो वो लगभग 0 ड्यूटी फेस करेगा। और भारत एफटीए साइन कर रहा है तो भारत के भी एक्सपोर्टर को 0% फेस करना पड़े। तो भारत के एक्सपोर्टर को तो फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत के भी इंपोर्ट पे 0 ले रहा है और चाइना से भी 0 ले रहा है। तो जिसका माल अच्छा रहेगा उसका एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो इंडिया के एक्सपोर्टर फायदा नहीं ले पाए। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया एफटीए साइन कर लिया और इंडिया में लगभग जैसा कि देखा लगभग 6% से कम ही आइटम जो है ड्यूटी फ्री है। मतलब 94% आइटम जो अभी भी इंडिया में, वो लगभग 12% एवरेज, मतलब एक तरीके से कह लीजिए 10% से 150% जो ड्यूटी दे रहा था वो घट के अब एफटीए में जो डील हुआ है वो 3 से 4% पे आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्टर को फायदा हो गया। तो वही यहाँ कर रहा है कि बेनिफिट जो है हमारे एक्सपोर्टर उठा नहीं सके। तीसरा है वर्सेनिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या है? तो सपोज कोई आइटम ए है, ये X1 X2 X3 छोटे छोटे आइटम से मिलके ये बड़ा आइटम कोई ए बनता है। तो क्या है कि इंडिया में जो भी सामान मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें लगभग मैक्सिमम जो है छोटे छोटे आइटम X1 X2 X3 बाहर से आते हैं, जो कि इंडिया में असेंबल होके ए बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये X1 X2 X3 दूसरे देशों जिससे कि एफटीए साइन नहीं है उससे अगर आता है तो ये ज़्यादा ड्यूटी फेस करता है, जिसके कारण ये सामान जो है इंडिया में ज़्यादा महंगा पड़ता है बनाने में। लेकिन वही बना बनाया सामान अगर कोई देश जिससे जिससे हमारा एफटीए साइन है वो डायरेक्ट इंडिया में आए तो वो सस्ता पड़ता है। तो कंज्यूमर तो इसी सामान को खरीदेंगे जो दूसरा देश से सस्ता आया। कि सपोज कि ऑस्ट्रेलिया ने ये सामान जो है भारत में $100 में भेज दिया और इंडिया में बना X1 X2 X3 चाइना से आता है जिस पे हमको इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ता है, तो ए का लागत इंडिया में हो गया $110। ऑब्वियसली है कि ऑस्ट्रेलिया से आया सामान ही भारत में ज़्यादा बिकेगा। तो इसी को वर्सेनिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका भी भारतीय मैन्युफैक्चरर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। चौथा है इंडिया जो है डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है फिनिशिंग आइटम का। जिन देशों के साथ हमारा एफटीए साइन हुआ है, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इन देशों में चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब चाइना की कंपनी यहाँ पे काम करती है और इन देशों के साथ एफटीए साइन होने का मतलब है कि चाइना का सस्ता सामान जो है भारत में आ जा रहा है। तो भारत एक तरीके से डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। तो एक तरीके से ये थ्योरी बन गई है कि एशियन मेक इन एशियन एंड सेल इन इंडिया का थ्योरी जन्म ले रहा है। मतलब भारत एक डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि एफटीए के साथ क्या क्या चैलेंजेज हैं। अब इन चैलेंज को दूर कैसे कर सकते हैं? तो एफटीए को सिंप्लीफाई रूल और पेपर वर्क से मुक्ति करके, कि जैसे मैंने बताया कि एफटीए में बहुत पेपर वर्क जो कम्प्लेक्स होता है इसको सिंपल कर देंगे ताकि हमारे एक्सपोर्टर के लिए आसान हो और वो फैसिलिटी अवेल कर सके। टैरिफ स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड ड्यूटी से फ्री करना चाहिए। मतलब हमको ऐसे टैरिफ स्ट्रक्चर रखना चाहिए जैसे कि हमारा जो इनपुट कॉस्ट भी कोई आइटम में है, इनपुट कॉस्ट ना बने कोई भी फिक्स आइटम बनाने में। जैसे इस एग्जाम्पल में बताया था कि ये जो कोई आइटम है X1 X2 X3 से बनता है, तो X1 X2 X3 पे इतना कम हमारा टैरिफ रहना चाहिए ताकि ए जब कंप्लीट बने तो ये विदेशों से आने वाले कंप्लीट ए के तुलना में इसका कीमत कम हो। तो ऐसे हमें टैरिफ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। मतलब हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे वर्कर जो है स्किल्ड हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो सामान उपलब्ध है जो मैन्युफैक्चरर उसके साथ compete कर सके। तो इस तरह हमने देखते हैं कि एफटीए जो है टूल्स है, कोई गारंटी नहीं। मतलब ये नहीं कि एफटीए साइन हुआ और भारत का जो है इकोनॉमी सुधर जाएगा। इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में ये काम कर सके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।